गुड आफ्टरनून बच्चों, आवाज आ रही है सबको क्लियर? हाँ जी बच्चों, सब पहले तो अपने वीडियोस को ऑन कर लीजिए जल्दी से। मैं छोटी सी अपनी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आज एक बहुत ही स्पेशल दिन है। आज एक स्पेशल तारीख भी है 10 अक्टूबर 2020 और ये पहली बार ही आई हो, शायद आखिरी बार। और आज हमारे साथ काफी सारे क्रैश कोर्स के बच्चों ने भी ज्वाइन किया है। तो बहुत ही स्पेशल दिन है। मैं आपको थोड़ी सी एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देता हूँ हमारी क्लासेस के बारे में और हमारी क्लासेस कैसे होगी उस सब के बारे में। बच्चों, जो क्रैश कोर्स के बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनको आज तो आप लोगों की कंबाइंड क्लास है सारे बच्चों के साथ। ठीक है, कल भी आप लोगों की एक कंबाइंड क्लास होगी सब बच्चों के साथ। बट कल हम डिसाइड करेंगे कि हम एक अलग से क्रैश कोर्स की क्लास कब रखेंगे वीक में। क्रैश कोर्स की क्लास एक कमिंग वीक में अलग से भी होगी, जब मैं आपको पूरा कुछ सब कुछ बताऊंगा जो मैंने इन बच्चों को बता दिया है कि हमारा सिलेबस क्या है, हमारा बुक्स क्या है, कितना क्या प्रोजेक्ट के मार्क्स है, क्या है, वो सब चीजें आपको भी मैं आपके साथ भी डिस्कस शेयर करूंगा। इनफैक्ट मैं आपकी एक इंट्रोडक्शन भी लूंगा। अभी तो मेरे को सिर्फ आप लोगों का नाम पता है, आप लोगों का स्कूल एक्सेट्रा, वो सब आपके साथ बातें करेंगे। लेकिन आज एक कंबाइंड क्लास रखी है। क्यों? क्योंकि आज एक हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा था रेगुलर बैच में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैंने इसलिए सोचा कि आज आपको इसी बैच में इन्वॉल्व करके हम आपका ये जो चैप्टर है आपको इसी बैच में कराएंगे। ठीक है बच्चों, आप लोगों को पता ही है मेरा नाम राहुल गुप्ता है। मैं बिजनेस स्टडीज आपके पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों के काफी भाई बहन मेरे से पढ़ चुके होंगे। मैं खुद बाल भारती से पढ़ा हुआ, सब आपको ब्रीफ नॉलेज मेरे बारे में होगी। हर क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। मेरा ये है कि जो भी क्लास जिस दिन भी होगी, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप छुट्टी नहीं करें। लेकिन अगर किसी वजह से आप लोग आपको एब्सेंट होना पड़ता है तो आप घबराइए मत। या तो आपको मेरे से बैकअप मिल जाएगा, अगर आप चाहोगे तो बैकअप भी मिल जाएगा, या फिर हर क्लास का रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है हमारी इंस्टीट्यूट के ऐप में रात तक। मतलब अगर आज की आप बात करो तो आज रात को 11 बजे तक आपकी आज की क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी। तो वो रिकॉर्डिंग आपको दो चीजों में काम आएगी। एक तो वो आपको काम आएगी अगर आपकी मिस हो जाती है क्लास तब, या फिर अगर आपको रिवाइज करना है तो वहां पे फोल्डर वाइज, चैप्टर वाइज सारे फोल्डर वीडियोस अपलोड होते रहते हैं और आपको वहां पे पता चलते रहते हैं। ठीक है, तो वो भी आपको दिक्कत नहीं है। रिगार्डिंग की आपके साथ डाउट्स कैसे क्लियर होंगे, क्या होएगा जब मैं पढ़ाऊंगा, आप लोगों ने अपने फ्रेंड से फीडबैक ले ही लिया होगा वैसे तो। जब हम क्लासेस चलाएंगे तो एक बहुत मैं कोशिश करता हूँ कि एक बहुत इंटरेक्टिव सेशन हो। आपको जो भी डाउट्स आते हैं आप हाथों हाथ में से पूछते रहिए, आप अपनी क्वेरी रेज कर दीजिए। आप सबको पता है इसमें एक हैंड रेज करने का ऑप्शन होता है, आप उसको रेज कर दीजिएगा और मैं आपका आंसर वहीं पे ऑन द स्पॉट ही कर दूंगा। आपको कभी पढ़ते वक्त घर पे भी कोई डाउट आता है तब भी आपको बिल्कुल नहीं घबराना। आई एम अवेलेबल 24/7, आपके साथ हूं मैं। आप मेरे को व्हाट्सएप, फेसबुक या किसी भी और मोड से आप मेरे को कॉल भी कर सकते हो और मेरे को मैसेज लिख के भी अपना जो क्वेरी है वो भेज सकते हैं। मैं आपका क्वेरी को जितनी जल्दी हो सकेगा उसको सॉल्व करूंगा। तो ये एक बात होगी। अब नोट्स की बात करें तो बच्चों, आपको किसी बुक से नहीं पढ़ना। जितनी बुक्स आपके पास, मेरी बुक को छोड़ के सारी बुकों को फेंक देना, ना कोई एनसीईआरटी ना कुछ। ये बुक है, ये दोनों वॉल्यूम्स का कंबाइंड है। मैंने एक ही बुक बना दी है, ये दोनों वॉल्यूम्स की कंबाइंड बुक्स है। मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स को मिल चुकी है। रही बात मेरे क्रैश कोर्स के बच्चों की, तो जैसे आप कंफर्म आपका हो जाता है कि आपको ज्वाइन करना है, ये बुक आप मेरे इंस्टीट्यूट से कलेक्ट कर सकते हो। और जो दूर रहते हैं, क्योंकि आई एम वेरी हैप्पी, मतलब वैसे कोविड हो गया सब कुछ है, लेकिन आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी कि इस बार मेरे पास साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली के स्टूडेंट्स भी मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि मैं उन लोगों से भी जुड़ पा रहा हूँ जो शायद मैं नहीं कर पाता। तो अगर कोई दूर रहता है तो उसको ये बुक मैं बाय पोस्ट भेज दूंगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करवाना। जितना हम क्लास में करवाते हैं सिर्फ और सिर्फ वो ही आपको करना है, कोई और बुक रेफर नहीं करनी। मैं आपको अपने अपने फ्रेंड से पूछ ही लिया होगा। मैं 1 मार्कर्स भी क्लास में कराता हूँ। हमारे अभी तक जो है हमारे 10 चैप्टर्स हमारे हो चुकी है, और 10 ही चैप्टर्स में से हम आई थिंक अपने 10 के 10 चैप्टर्स के हमने 1 मार्कर्स भी कर लिए हैं और हमारे एमसीक्यू सारे डिस्कशन हो चुकी है। रही बात टेस्ट की, तो हमारा टेस्ट का जो सिस्टम है वो बहुत सिंपल है। हर महीने हमारे 2 टेस्ट होते हैं, हर महीने हमारे 2 टेस्ट होते हैं 1 आवर के, जो हमारे चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं। ठीक है, अब लास्ट मंथ जो है अभी मंथ गया है सितंबर, इसमें हमारे टेस्ट नहीं हुए थे फॉर द सिंपल रीजन क्योंकि आप लोगों के स्कूल में एग्जाम्स थे। अब इस मंडे से, परसों से हमारे फिर से
टेस्ट शुरू होने वाले हैं। तो आप लोग क्रैश कोर्स वाले बच्चों के लिए भी सेम ही रहेगा, आप लोगों के भी जैसे जैसे हमारे चैप्टर्स कंप्लीट होते रहेंगे वैसे वैसे टेस्ट भी होते रहेंगे, और जब हमारा पूरा कोर्स हो जाएगा तो हमारे 3 आवर्स के टेस्ट भी आपके शुरू हो जाएंगे। किसी को कुछ भी पूछना है, अगर किसी के मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, अदरवाइज हम विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, जो मेरे रेगुलर बच्चे हैं, हम अब आज की क्लास शुरू करते हैं, और जब हम एक अलग से क्लास रखेंगे क्रैश कोर्स की तब हम सारी डिटेल में बात करेंगे। अगर किसी के मन में कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है किसी भी चीज को लेके, क्लासेस कैसे होगी, फ्रीक्वेंसी क्या है, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं। नहीं तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज अच्छा एक और बात है बच्चों, जितने बच्चे क्रैश कोर्स के इस बैच में आए हैं, अगर आप लोग एक बार अपने हैंड रेज कर दोगे, क्वेरी कर दोगे, तो हमारी जो मैम है रिसेप्शनिस्ट मैम, वो एक बार अटेंडेंस ले लेगी, तो उनको इससे पता चल जाएगा कि कौन कौन क्रैश कोर्स का है। आई वुड रिक्वेस्ट एक बार आप अपना हैंड रेज कर दीजिए ऐसी पे, जिससे मैम एक बार अटेंडेंस ले लेगी, एंड देन फिर हम आगे बढ़ते। जितने भी बच्चे आए, चाहे आप क्रैश कोर्स के ग्रुप में एडेड हो या नहीं हो, आप एक बार अपना हैंड रेज कर दीजिए। हाँ जी मैम, आप एक बार प्लीज इनकी अटेंडेंस नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी सर। और कोई बच्चा नहीं है अगर हमारे बैच में हमारे पास, तो आप उसका नाम और नंबर पूछ लीजिए, और फिर बाद में आफ्टर द क्लास आप उनको कॉल करके एक बार देख लीजिए। हाँ जी सर, ठीक है। वैसे बच्चों ऐसे जनरली आप लोगों के स्कूल के एग्जाम्स खत्म हो गए या अभी चल रहे हैं? मतलब जो आपके स्कूल में, मैं एक एक करके पूछता हूँ, बाल भारती के खत्म हो गए ना शायद, बाल भारती पब्लिक स्कूल के, जीडी गोइंका के? हाँ जी, जो कौन है जीडी गोइंका का यहाँ पे बता दीजिए। जीडी गोइंका के खत्म हो गए एग्जाम? हो गए खत्म। खत्म हो गए। तो किसके चल रहे हैं, कौन से स्कूल? एक के चल रहे हैं? किसके चल रहे हैं सर? विकास सर मेरे चल रहे हैं। विकास भारती के कब तक है सर? 27 अक्टूबर 27 तक है। और किसी के बस विकास भारती के चल रहे हैं? सर मेरे भी चल रहे हैं। आपका कौन सा? दिल्ली पब्लिक स्कूल है ना? दिल्ली इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। दिल्ली इंटरनेशनल, उसके भी चल रहे हैं। और कोई? बस 2 ही स्कूलों के चल रहे हैं। चलिए ठीक है, फिर तो अच्छी बात है कि अगर क्लास स्कूल में एग्जाम्स नहीं है तो हम अपनी थोड़ी सी 1 महीना जब तक हमारे एग्जाम्स नहीं होते, हम अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे क्लासेस की, जिससे हमारा कोर्स भी अच्छा सा अक्टूबर नवंबर में ही हमारा अच्छा कोर्स खिंच जाए। मैम हो गई अटेंडेंस? हाँ जी सर। चलिए बच्चों, अब आप सब ये हो गया डालो फिर इनके, ठीक है? चलिए बच्चों, तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ आज हमारा ये चैप्टर कौन सा है। अब आप लोग ये मत सोचना कि सर फर्स्ट बुक कब होगी हमारी, हम तो आपने तो सेकंड बुक शुरू कर दी। जैसे मैंने कहा, मैं पैरेलल चलाऊंगा, मैं हम क्रैश कोर्स में 2 चैप्टर चलेंगे एक साथ। एक चैप्टर सेकंड बुक का चला करेगा, एक चैप्टर फर्स्ट बुक का चलेगा, जिससे कि आपका दोनों का कोर्स साइड बाय साइड चले। ऐसा ना हो कि आप निग्लेक्टेड हो जाओ। आप अगर हम फर्स्ट बुक शुरू कर देंगे तो सेकंड बुक वाले रह जाएंगे, सेकंड बुक शुरू कर देंगे तो फर्स्ट बुक वाले रह जाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, सैटरडे संडे, आज तो मैंने सैटरडे क्लास रख ली है, वैसे संडे हमारी सेकंड बुक चला करेगी, और वीकडे में जो 2 दिन हुआ करेंगे उसमें हम अपनी फर्स्ट बुक चलाएंगे। ठीक है, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरे पे ट्रस्ट करिए, जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं करवा रहा हूँ, उसके अलावा आपका कुछ नहीं आएगा। मैं आपको फाइनली पेपर से कुछ पेपर आपका क्लास में ही मैं करवा दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं पेपर दे दूंगा, ये नहीं है, देखो वो गलत है। लेकिन जो पेपर्स हम लास्ट में 3 घंटे के पेपर लेंगे, आई कैन गारंटी कि उसी में से आपका पेपर आएगा, उसके बाद आपका पेपर नहीं आएगा। अब इतनी बड़ी बात मैंने बोल दी, अब ये तो मैं नहीं बोलूंगा डायरेक्टली, वो भी जूम पे, कि जी मैं पेपर ही आपको दे दूंगा, वो गलत है। लेकिन ये गारंटी है कि जो पेपर हम क्लास में कराएंगे उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए ओके, तो शुरू करते हैं आज का ये हमारे चैप्टर। आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं, हाँ जी बच्चे 1 मिनट, आदित्य कुमार पूछो बच्चे। सर ये चैप्टर आज आप स्टार्ट कर रहे हो या लास्ट सैटरडे संडे में करवाया था? नहीं, ये आज फर्स्ट क्लास है। ओके सर। हाँ, तभी मैंने इन बच्चों को बुलाया, आज फर्स्ट क्लास। बच्चों इस चैप्टर के बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ। कोई कुछ पूछना है किसी को? सर एक्चुअली हमने आपके साथ सेकंड बुक में कौन सा चैप्टर कर लिया? आपने बच्चों वैसे देखो, ग्रुप में मेरे 1 मिनट में बताता हूँ, ग्रुप में हमारे 2 चैप्टर हुए थे, मार्केटिंग एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कुछ बच्चों ने एक्स्ट्रा क्लासेस में फाइनेंशियल मार्केट और बिजनेस फाइनेंस ये भी करा था, लेकिन वो तो एक्स्ट्रा क्लासेस में हुआ था ना, आप रेगुलर में करो आपकी रिवीजन ही हो जाएगी। वैसे हमारा रेगुलर बैच में मार्केटिंग एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो चुका। सर आप, हाँ जी हेजल, आपको कुछ पूछना है? कनेक्शन अनस्टेबल है सर आपका। मेरा? हाँ, थोड़ी वीडियो ब्लर आ रही है। अच्छा 1 मिनट, देखो ऐसा है ना कि ये और किसी में भी ऐसा आ रहा है, मैं क्लियर आ रहा हूँ, किसी भी एक बच्चे में क्लियर आ रहा है मेरा?
सर Clear है। Sir, clear है। तो फिर हेजल बच्चे फिर मेरे में नहीं है, फिर आपके कनेक्शन में कुछ है, लेकिन ठीक हो जाएगा, कोई नहीं, हो जाएगा ठीक है। मैंने तो जियो लगा रखा है। चलो एनीवेज, जोक्स अपार्ट, तो इस चैप्टर के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ बच्चों आपको। ये चैप्टर मेरा पर्सनल फेवरेट चैप्टर है फॉर 2 रीजंस। पहला रीजन तो ये है, अच्छा मैं बहुत लाउड बोलूंगा, आपको आराम से क्लियर आएगा, अगर क्लियरली सुनाई देगा, किसी को कोई भी डाउट है, जैसे हेजल आपका ही अगर कुछ भी चीज आपकी स्किप होती है, मेरे से पूछिए 2 बार 3 बार 4 बार, कोई मना ही नहीं है। ओके, तो ये जो चैप्टर है, ये पता है आपको कितने मार्क्स दिलवाएगा? ये चैप्टर है आपका 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स का चैप्टर है ये आपका, मार्केटिंग के बाद सबसे बड़ा चैप्टर, इनफैक्ट मार्केटिंग वाला ही इसकी स्ट्रेंथ है। लेकिन अब इसके फायदे क्या है? ये मार्केटिंग चैप्टर है 30 पेजेस का, 30 पेजेस का मार्केटिंग चैप्टर अराउंड, और ये है उसके आधे 15 पेजेस का। तो समझने की बात ये है कि आधी मेहनत में, जितनी मेहनत हम मार्केटिंग चैप्टर करते हैं उससे आधी मेहनत में मार्क्स पूरे। पहला। दूसरा कंपैरिजन करता हूं अगर मैं, तो ये 15-16 पेज का चैप्टर है, और फर्स्ट चैप्टर है जो आपकी फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, वो भी 15-16 मार्क्स का चैप्टर है। मेरी बुक की अगर मैं बात करूं, मैं अपनी बुक की बात करता हूं, ठीक है। और वो कितने मार्क्स दिलवाता है आपको? वो दिलवाता है 5 मार्क्स। तो देखो वहां पे 5 मार्क्स के लिए आपको 15 पेजेस पढ़ने हैं, या 10 मार्क्स के लिए आपको 15 पेजेस पढ़ने हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि कम मेहनत में ये चैप्टर आपको ज्यादा नंबर दिलवाता है। पहला तो इसलिए मेरे को पर्सनली फेवरेट लगता है, दूसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है इसलिए पर्सनली फेवरेट लगता है, एंड तीसरा रीजन ये मेरे को बहुत अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल है। अब आप बोलोगे सर न्यूमेरिकल तो सर खतरनाक चीज है, बिल्कुल खतरनाक चीज नहीं है। इनफैक्ट न्यूमेरिकल सबसे इजी चीज है। मैं अभी आपको जब हम करेंगे क्लास में इस चैप्टर को, तो आपको समझ आएगा कि न्यूमेरिकल का एक कॉन्सेप्ट है, वो जब मैं आपको क्लियरली समझा दूंगा आपको समझ आ जाएगा, तो आप कैसा ही न्यूमेरिकल कर लोगे, और वो न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से आपको नंबर दिलवा सकता है। मतलब कम लिखना होता है आपको, थ्योरी में तो आप लिखते रहो, आपको ज्यादा लिखोगे तब ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। न्यूमेरिकल में एक छोटी सी टेबल है, वही बनानी है, तो उसी को बना के आपको 6 नंबर मिल सकते हैं। तो पूरे बिजनेस स्टडीज में सिर्फ एक ही टॉपिक है जो प्रैक्टिकल है, और वो ये ही टॉपिक, इसी चैप्टर में वो टॉपिक है। तो इस वजह से ये चैप्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज जो मेरे नए बच्चे हैं, मैं बहुत खुश हूं उनके साथ, और आज जो मेरे नए बच्चे, आज उनको पता चलेगा कि हम कैसे पढ़ाते हैं, हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है, हम किस तरीके से अपने निमोनिक्स के साथ और अपने छोटे छोटे जो हमने वन लाइनर्स बना रखे उस तरह की कैसे याद करते हैं। आज ही आपको एक बड़ा सिंपल सा, बड़ा सुंदर सा स्लैंग मिलेगा, लेकिन उसको बाद में करेंगे, कोई हंसेगा नहीं। ओके बच्चों, तो चैप्टर का नाम है बिजनेस फाइनेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे 2 डेफिनेशंस लिखी है। इस चैप्टर के 2 नाम है, इसको बिजनेस फाइनेंस भी बोलते हैं और फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या है। आई होप जो बच्चों क्रैश कोर्स के है उन्होंने प्रिंट आउट निकाल लिया होगा जो मैंने नोट्स भेजे थे। अगर नहीं निकाला तो आज निकाल लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं लेते, बुक नहीं लेते, तो आप उसी पे प्रिंट आउट में ही लिखते रहिए जो मैं क्लास में लिखवा। बिजनेस फाइनेंस जो चैप्टर का मतलब क्या है, देखो अगर सिंपल बात करें, अगर हम एक लाइन की बात करें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस? फंड्स रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए वो बिजनेस फाइनेंस से मानते हो कि नहीं मानते? यस और नो? तो बिल्कुल सिंपल, कोई बुक नहीं देखेगा, यही देखेगा सिर्फ। फंड मनी रिक्वायर्ड टू फॉर कैरिंग आउट various activities of business is known as business finance. Money required to carry out various activities of business is known as business finance. अभी बुक में नहीं देखेगा। अब मुझे कौन बताएगा कि कितनी तरीके की एक्टिविटीज होती है बिजनेस को चलाने में? कौन बता सकता है कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए कितने तरीके की एक्टिविटीज हो सकती है? कोई बताएगा? शिवांगी आप बताओ कि कितनी तरीके की एक्टिविटीज हो सकती है? So planning, organizing stuff. अच्छा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, वाह आपने बड़ा ही स्मार्ट आंसर दे दिया। जो फर्स्ट बुक के चैप्टर है सारे के सारे यहाँ पे फेल दो। हाँ वैसे सही है, गलत तो नहीं है, लेकिन और कोई कुछ बता सकता है किस तरीके की एक्टिविटीज होती है? सबसे पहले क्या मैं बोल सकता हूँ कि बिजनेस को सबसे पहले हमें क्या करना है? सेटअप करना है। सबसे पहले बिजनेस को सेटअप करना है, उसके बाद हमें बिजनेस को क्या करना है? रन करना है, चलाना है, ठीक है। उसके बाद बिजनेस को चलाना है, इसमें भी पैसा लगेगा। उसके बाद हो सकता है बिजनेस को मॉडर्नाइज करना है। जैसे मान लीजिए कि अभी तो हमारी क्लासेस प्री कोविड हमारी क्लासेस फिजिकली ऐसे रूम ऐसे होती थी, अब लेकिन हो सकता है जैसे अभी ये कोविड आ गया तो ऑनलाइन होने लग गई, हो सकता है कि अब ये ऑनलाइन ही क्लासेस हुआ करें पोस्ट कोविड भी, तो यू नेवर नो, हमें मॉडर्नाइज करना पड़ जाए। तो सेटअप किया हमने रन बिजनेस को चलाया और हमने मॉडर्नाइज किया,
और क्या करना पड़ेगा, हमें ग्रो करना पड़ेगा बिजनेस को, एंड ग्रोथ के साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा, डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। तो हमारी 5 एक्टिविटीज होती है बिजनेस की। व्हाट आर दीज 5 एक्टिविटीज? सबसे पहले हम बिजनेस को सेटअप करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं, फिर बिजनेस को हम रन करते हैं, चलाते हैं, फिर बिजनेस को हो सकता है मॉडर्नाइज करें, मॉडर्नाइज करते हैं, फिर हम बिजनेस को क्या करते हैं, हम बिजनेस को ग्रो करते हैं, एंड फिर हम बिजनेस को डाइवर्सिफाई करते हैं। तो इन 5 एक्टिविटीज के लिए जो पैसा चाहिए दैट इज बिजनेस फाइनेंस। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन में क्या फर्क है? कोई बता सकता है मेरे को कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन? ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन एक ही चीज नहीं होती क्या? बताइए, कौन बताएगा? बताइए क्या होता है फर्क? सर ग्रोथ का मतलब होता है जिस पर्टिकुलर फंक्शन में बिजनेस काम कर रहा है वो उसी में एक्सपैंड करेगा, बट डाइवर्सिफाई मतलब वो अपने फंक्शंस को ही इंक्रीज कर रहा है। मतलब अगर पहले वो एक प्रोडक्ट में डील करता है तो अब वो 2 में डील करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने बोला। जैसे मैं अपनी बात करूं तो अगर मेरा काम टीचिंग है और मैं टीचिंग में ही अपने काम में, जैसे मान लो एक इंस्टीट्यूट खोल दिया, एक और खोल दिया, या कोई सब्जेक्ट चेंज कर दिए, तो ये तो हो गया ग्रोथ का, दिस इज माय ग्रोथ। लेकिन मान लीजिए मैंने अपनी बिजनेस लाइन ही चेंज कर दी। इस सबको देखते हुए, कोविड को देखते हुए मेरे को समझ आ गया कि मेडिकल या मास्क बनाने में बड़ा पैसा है या सैनिटाइजर बनाने में बड़ा पैसा है, तो मैंने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा दिया और मैं सैनिटाइजर बनाने लग गया, कुछ भी बनाने लग गया, तो ये क्या हो जाएगा, डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। तो बिजनेस को हर चीज के लिए पैसा चाहिए। सबसे पहले बिजनेस को सेटअप के लिए पैसा चाहिए, फिर चलाने के लिए चाहिए, फिर उसको मॉडर्नाइज करने के लिए चाहिए, फिर ग्रो करने के लिए चाहिए, और फिर डाइवर्सिफाई करने के लिए चाहिए। तो एक बार सब बच्चे मेरे साथ, अभी कोई बुक से नहीं पढ़ेगा, मेरे साथ बोलने की कोशिश करेगा कि व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस। मनी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज इज नोन एज बिजनेस फाइनेंस। समझ में आई बात? और व्हाट आर द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस? 5 एक्टिविटीज होती है। सबसे पहले बताइए जल्दी से, क्या एक्टिविटी होती है? सबसे पहले बिजनेस को सेटअप करेंगे, फिर बिजनेस को क्या करेंगे, रन, चलाएंगे, रन, फिर बिजनेस को मॉडर्नाइज, फिर क्या करेंगे, ग्रो, एंड फिर क्या करेंगे, उसको डाइवर्सिफाई। तो ये हो गया हमारी डेफिनेशन बिजनेस फाइनेंस की। अब हम देखते हैं कि, हाँ जी, किसी कुछ पूछना है? ओके, अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। तो देखो बच्चों, बिजनेस फाइनेंस की मैनेजमेंट को फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। इजी लैंग्वेज में बात करें तो बिजनेस फाइनेंस की मैनेजमेंट को फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। तो हो गई बिल्कुल सिंपल बात। अब थोड़ा सा देखते हैं कि शिवांगी का बात करें, जिन्होंने अभी आंसर दिया था कि सर थोड़ा सा मैं इसको स्मार्ट आंसर करती हूँ, तो क्या होगा, बिजनेस फाइनेंस की प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग को हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। तो बिल्कुल सही आप कह रहे हो, लेकिन थोड़ा सा इसको समझते हैं। किसी भी चीज की मैनेजमेंट के लिए हमें 2 चीजें देखनी होगी, कि उसका आना बिल्कुल सही हो, उसका सोर्स बिल्कुल ठीक हो, और वो बिल्कुल सही जगह पे लग जाए। तो यही हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन है। इट इज कंसर्न्ड विद ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट। ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट मतलब कि सबसे सही जगह से हमने फंड्स को प्रोक्योर करना है। ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट, एंड जब पैसा आ गया तो सबसे सही जगह पे उसको लगाना है। ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या मतलब हुआ? इट इज कंसर्न्ड विद ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एंड ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ बिजनेस फाइनेंस। समझ में आई? तो आइए दोनों डेफिनेशंस को एक बार बोलते हैं और फिर इसको बुक से रीड करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। हाँ जी, तो सबसे पहले बिजनेस फाइनेंस की बात करते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस फाइनेंस? बिना देखे बोलने की कोशिश करेंगे, बताइए जल्दी से। फंड्स रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द वेरियस activities of business finance, and what can be the 5 activities? जल्दी से कौन बोलेगा? सेटअप, रन, मॉडर्नाइज, ग्रो, डाइवर्सिफाई। हाँ बिल्कुल सही। सबसे पहले एस्टैब्लिश, सेटअप, फिर रन, फिर मॉडर्नाइज, फिर ग्रो, एंड फिर डाइवर्सिफाई। ठीक है, अब आइए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज कंसर्न्ड विद डैश एंड डैश ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बताइए। Optimal procurement, optimal utilization of business finance। इतनी बात समझ में आ गई? कुछ भी नहीं किया, 2 डेफिनेशंस की अभी सिर्फ। अभी कोई नोट्स में कुछ नहीं देखेगा, यहां देखते हैं। अब मैं आपके सामने इस चैप्टर का एक समरी बनाने जा रहा हूं। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस पूरे चैप्टर में हम आने वाली क्लासेस में क्या करें। अभी कोई नहीं बनाएगा, सब मैं आपको टाइम दूंगा नोट डाउन करने का। देखिए बच्चों, जो एक कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजर होता है, मैं यहां लिखता हूं स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अभी कोई लिखेगा नहीं।
स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो एक कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजर होता है उसको 3 डिसीजंस लेने होते हैं अपनी इस जॉब में, और वो 3 डिसीजंस क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला डिसीजन है कि उसको ये देखना है कि पैसा आएगा कहां से। सबसे पहला डिसीजन ये है कि उसको ये देखना है कि वो पैसा रेज कहां से करे। ठीक है बच्चे, तो आइए सबसे पहला डिसीजन क्या हो गया, फाइनेंसिंग डिसीजन। फिर जब एक बार पैसा का प्रोक्योरमेंट हो गया, फिर वो देखेगा कि इस पैसे को मैं इन्वेस्ट कहां करूं। तो सेकंड डिसीजन क्या हो गया हमारा, इन्वेस्टिंग डिसीजन। और थर्ड फिर हमारा क्या होगा, जब उसने देख लिया पैसा आ भी गया लग भी गया, अब थर्ड क्या होगा, जब पैसा आ गया लग गया कुछ इनकम हुई, उस पैसे से कोई इनकम हुई होगी, उस इनकम के साथ हम क्या करेंगे, क्या उस प्रॉफिट्स को वापस बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे या उन प्रॉफिट्स को हम डिविडेंड की तरह शेयर होल्डर्स में बांटेंगे। ये हमारा थर्ड डिसीजन हो जाएगा फाइनेंशियल मैनेजर का, और क्या है, डिविडेंड डिसीजन। तो थर्ड डिसीजन क्या हो गया, डिविडेंड डिसीजन। अब देखते हैं तीनों डिसीजंस में क्या क्या। सबसे पहले हमें वो देखे, वो फाइनेंशियल मैनेजर को ये डिसाइड करना है कि उसको फंड्स कहां से रेज करना। अब फंड्स रेज करने के ब्रॉडली 2 ही सोर्सेस होते हैं। किसी भी बिजनेस के लिए फंड्स रेज करने के ब्रॉडली 2 ही सोर्सेस होते हैं। सबसे पहला होता है बोरोड कैपिटल, या तो वो बोरोड फंड्स ले सकता है, मांग के लोगों से पैसा ले सकता है, या फिर वो खुद के फंड्स ले सकता है, ओनर्स फंड्स। अब मैं बात करूं अगर, तो बोरोड फंड्स में हमारा क्या क्या आ जाता है। बोरोड फंड्स में हमारा आ गया डेट, हमारा आ गया लोन्स, हमारे आ गए पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेट्रा। और अगर मैं ओनर्स फंड्स की बात करूं तो इसमें क्या आ जाएगा, इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग्स एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो उसको ये डिसाइड करना है कि उसको पैसा रेज कहां से करना है। एक बार उसने पैसा रेज कर लिया फाइनेंशियल मैनेजर ने, फिर वो देखेगा कि इस पैसे को मैं लगाऊं कहां पे, बिजनेस में कहां पैसे को लगाऊं। बिजनेस में पैसा 2 जगह पे लग सकता है, एक तो है फिक्स्ड एसेट्स में, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, और एक है इन्वेस्टमेंट्स इन करंट एसेट्स। अब जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट होती है उनको कहा जाता है कैपिटल बजटिंग। ये एक नई टर्म है जो शायद आप अपनी लाइफ में पहली बार सुन रहे हो। इसको कहा जाता है कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। और जो वर्किंग कैपिटल में या जो हमारे करंट एसेट्स में पैसा लगता है, पैसा इन्वेस्टमेंट होती है, उसको कहा जाता है वर्किंग कैपिटल डिसीजंस। वर्किंग कैपिटल डिसीजंस। तो एक फाइनेंशियल मैनेजर को दोनों तरीके के डिसीजन लेने हैं, उसको एक फिक्स्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी लेना है और उसको एक वर्किंग कैपिटल डिसीजन भी लेना है। पैसा आ गया लग गया, अब कमाई हुई, उस कमाई के साथ फाइनली वो क्या कर सकता है, 2 ही चीजें कर सकता है। या तो वो पैसा वापस बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दे, रिटेन एंड री इन्वेस्ट, रिटेन एंड री इन्वेस्ट, या फिर वो क्या करे, शेयर होल्डर्स में डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट करे, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूट अमंगस्ट शेयर होल्डर्स। जो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको कहा जाता है डिविडेंड्स, और जो वो रखता है बिजनेस में वापस उसको कहा जाता है, जो रखता है वो वापस उसको कहा जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स। उसको कहा जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स, और ये रिटेन्ड अर्निंग्स यही वाली है। तो ये जो मैंने आपके सामने लिखा है ये हमारा 60% ऑफ चैप्टर है। मतलब आने वाली क्लासेस में 60% हम यही करेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे,
इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा Excuse जो me, sir. हाँ जी बच्चे, सर जब हमें बिजनेस में प्रॉफिट्स होते हैं तो सर पहले तो हमें वो जहाँ से लोन लिया होगा या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इन सबको तो देने ही होते हैं, तो सर नहीं, आप रिटेन अर्निंग। आपने एक चीज सही बोली बेटा, एक चीज गलत बोली। कौन पूछ रहा है एक बार बताना? सर दिव्यांशी। दिव्यांशी आपने एक चीज तो सही बोली, एक गलत बोली। जो प्रॉफिट्स होते हैं उसमें से सबसे पहले हमें जहां से हमने लोन लिया या डिबेंचर्स लिए उस पे इंटरेस्ट देना हमारा मैंडेटरी होता है, ठीक है, वो दे दिया। उसके बाद जो प्रॉफिट्स होते हैं, उसके बाद जो प्रॉफिट्स होते हैं टैक्स एंड इंटरेस्ट दे दिया और टैक्स दे दिया, इनकी बात कर रहा हूं मैं। ये जो प्रॉफिट्स है इनकी बात कर रहा हूं। इन प्रॉफिट्स को हम या तो बिजनेस में वापस लगा सकते हैं या शेयर होल्डर्स में डिविडेंड दे सकते हैं। डिविडेंड देना मैंडेटरी नहीं होता, आपने गलत बोल दिया था वहां पे कि सर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड दोनों चीजें बोल दी थी आपने। सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो देना पड़ता है ना? सर मैम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देना पड़ता है, लेकिन वो भी टैक्स के बाद देना होता है, ठीक है ना। वो भी ये नहीं है कि आप मतलब अगर आपको देना ही देना है, वो टैक्स से पहले नहीं है। सबसे पहले आप इंटरेस्ट दोगे, उसके बाद आप टैक्स दोगी, और उसके बाद अगर कुछ पैसा बचेगा तो आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दोगे। प्रेफरेंस शेयर्स का मैं आपको थोड़ा सा रियली बताता हूँ कि क्या होता है। प्रेफरेंस शेयर्स का बस मतलब ये होता है कि अगर डिविडेंड बटेगा, कंपलसरी नहीं है डिविडेंड बटेगा, अगर डिविडेंड बटेगा तो इक्विटी से पहले प्रेफरेंस को मिलेगा। ये होता है कॉन्सेप्ट प्रेफरेंस शेयर्स का। ओके सर, थैंक यू। ये नहीं है कि मिलेगा ही मिलेगा, ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि मिलेगा ही मिलेगा। बस ये लिखा हुआ होता है लॉ में कि अगर कंपनी डिविडेंड दे रही है तो पहले प्रेफरेंस को देगी और फिर जो बचेगा वो डिविडेंड इक्विटी को देगी। ओके सर। हाँ, तो ये मैं कह रहा हूँ। तो मैं जो प्रॉफिट्स की बात कर रहा हूँ वो मैं इंटरेस्ट के बाद बात कर रहा हूँ। इंटरेस्ट तो देना मैंडेटरी है, उससे तो कोई नहीं बच सकता। उसके बाद जो प्रॉफिट बच गया उसको क्या कंपनी वापस बिजनेस में लगाना चाहती है या कंपनी उसको शेयर होल्डर्स में बांटना चाहती है, ये सवाल है। ठीक है दिव्यांशी? यस, थैंक यू। अब हम क्या करते हैं, अब हम इतना पहले रीड करते हैं अपने नोट्स में से, फिर इसको मैं आपको एक कॉपी कराऊंगा। उसके बाद हम आज का एक या दो क्वेश्चन जो हमने सोचे हुए हैं वो हम आज करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से जिन बच्चों के पास बुक्स है वो बुक्स निकाल लीजिए, जिनके पास बुक्स नहीं है वो अपने फोन और अगर प्रिंट आउट निकाल रखा है दैट इज द बेस्ट। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको इसके अलावा कोई बुक नहीं पढ़नी। पूनम वो गांधी है, कोई एक दो बुक्स है, कोई बुक नहीं पढ़नी आपको, इसी में से ही पढ़ना है। जब भी आपको मिल जाएगी आपको इसी बुक से पढ़ना है। ओके, अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं, जो नए बच्चे हैं उनको पता भी होगा शायद कि आपको पता ही है कि कोविड के रहते हुए, कोविड की वजह से आप लोगों का तो बेस्ट है, आप लोगों को तो एक ब्लेसिंग मिल चुकी है। आप लोगों को काफी कोर्स कट चुका है, शायद आपको पता हो। आपको बीएसटी में से भी, मैं ये तो नहीं कह रहा कि बीएसटी में से बहुत कोर्स कट गया, लेकिन बीएसटी में से कुछ ऐसे टॉपिक्स कट चुके जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, प्लानिंग चैप्टर था। प्लानिंग चैप्टर का सबसे मुश्किल टॉपिक जो बच्चों को समझ नहीं आता था एक बारी में, टाइप्स ऑफ प्लान्स, वो कट गया। ठीक है, ऐसे ही एक ना टॉपिक है जो कट गया है। कुछ जीडी को इनका कि स्कूल में पता नहीं मैम क्यों करवा रही है, और किसी स्कूल में तो नहीं करवाया। एक डायरेक्टिंग चैप्टर है, डायरेक्टिंग में से एक टॉपिक था वो कम्युनिकेशन बैरियर्स, तो वो कुछ स्कूलों में तो नहीं करवा रहे, कटा हुआ है, कुछ में करवा रहे, तो वो भी कट चुका है एक तरीके से। और मार्केटिंग चैप्टर जो सबसे बड़ा होता था, पहले तो ये बहुत ही बड़ा चैप्टर था, 40 पेज का चैप्टर होता था, वो भी आधे से ज्यादा काट दिया है उन्होंने, और अब वो बहुत छोटा हो गया। तो आपके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि एक तरीके से ये ब्लेसिंग है कि आप इसको बेस्ट फायदा उठाओ और अपना बेस्ट नंबर लो। आइए बच्चों, पेज नंबर 9.1 पे आइए। बिजनेस फाइनेंस की पहले फर्स्ट बुलेट को मार्क करेंगे, मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस इज बिजनेस फाइनेंस। बच्चों मैंने आपको बोला था हाइलाइटर रखा करिए अपने साथ। आप लोगों को पता ही होगा, वैसे मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। 20 नंबर के एमसीक्यूज है, 20 मार्क्स के एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज के लिए आपको एनसीईआरटी की, ये भी एनसीईआरटी से ही नोट्स बने हुए, एनसीईआरटी की एक एक लाइन पता होनी चाहिए, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा। इतने लल्लू है ये सीबीएसई वाले, ऐसे कर देंगे मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट डैश इज नोन एज बिजनेस फाइनेंस। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज लिखना है, तो आपको एक एक लाइन पता होना चाहिए। ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज रिक्वायर सम फाइनेंस, फाइनेंस इज नीडेड टू। अब देखिए 5 एक्टिविटीज अब आपको पता होनी चाहिए, ये एमसीक्यू में आ सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी, तो आपको 3 सही होगी, गलत होगी, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो पहला क्या है, एस्टैब्लिश, अंडरलाइन करिए एस्टैब्लिश, फिर रन, फिर मॉडर्नाइज, फिर एक्सपैंड एंड फिर डाइवर्सिफाई।
अब आइए फाइनेंशियल मैनेजमेंट. इट इज कंसर्न विद ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज ऑप्टिमल यूसेज ऑफ फंड्स. तो इसमें आप दो वर्ड्स को अंडरलाइन कर दीजिए, दो वर्ड्स को हाईलाइट कर दीजिए, बॉक्स में डाल दीजिए, ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एंड ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन. ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एंड ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन. ओके, अब देखो बच्चों, जो सेकंड और थर्ड बुलेट है ना, देखो सेकंड बुलेट के लेफ्ट में लिखो ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट और थर्ड बुलेट के लेफ्ट में लिखो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन. सेकंड के लेफ्ट में लिखो ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एंड थर्ड के लेफ्ट में लिखो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन. देखो बच्चों, पैसा बहुत जगहों से आ सकता है, हमें पता है सबको कि पैसा बहुत जगहों से आ सकता है. एक फाइनेंशियल मैनेजर को क्या करना पड़ेगा, सारे सोर्सेस ऑफ फंड्स, ये जो लिखे हमने, बोरोड भी, ओनर्स भी, उनको कंपेयर करना पड़ेगा, सारे सोर्सेस ऑफ फंड्स को कंपेयर करना पड़ेगा और पैसे को एक ऐसे सोर्स से लेना होगा जिसकी कॉस्ट बिजनेस को सबसे कम पड़ेगी. यस और नो? अगर मुझे पैसा चाहिए, मेरे पास चार्ज, अच्छा आप ही की बात करता हूं, अब आप बिजनेस स्टडीज की क्लासेस लगा सकते थे, अब आपके पास XYZ ऑप्शन थे, आप इधर भी जा सकते थे, इधर भी जा सकते थे, इधर भी जा सकते थे, बट यू चूज टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट, है ना? ठीक है ना, आपको आपने बेस्ट डिसीजन दिया. तो वैसे ही अगर पैसा मेरे को 4 जगह से मिल रहा है तो मैं उसी जगह से चूज करूंगा ना जहां से मेरे को सबसे कम उसका कॉस्ट पड़ेगी. तो वही हमारा फर्स्ट लाइन लिखिए, फॉर ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट different available sources of finance are identified and compared in terms of their, underline करिए ये लाइन ना fill in the blanks में आ जाती है, in terms of their cost and risk. तो वो कंपेयर करेगा किसकी कितनी कॉस्ट है, किसका कितना रिस्क है और बेस्ट जगह से पैसे को रेस करने की कोशिश करेगा. और वैसे ही अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो बिजनेस का जो पैसा आ गया उस पर बहुत ऑप्शंस है. वो एक प्रोजेक्ट ए में भी इन्वेस्ट कर सकता है, प्रोजेक्ट बी में भी कर सकता है, प्रोजेक्ट सी में भी कर सकता है, डी में भी कर सकता है. वो किस में करना चाहेगा, वो उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहेगा जहां से उसको मैक्सिमम रिटर्न मिलेगी. यस और नो? तो आइए, फॉर सिमिलरली द फाइनेंस सो प्रोक्योर्ड should be invested in a manner that the returns from the investment exceeds the cost. तो हमारे को जो हमारी कॉस्ट है उससे ज्यादा रिटर्न्स मिले और सबसे ज्यादा रिटर्न्स मिले, हम उस सोर्स में उस पैसे को अप्लाई करेंगे. ठीक है बच्चे? अब आप क्या करिए, आप जिसके पास बुक है, इस पेज के लेफ्ट में एक स्पेस फॉर नोट्स नाम का पेज है, ठीक है ना? और जिनके पास बुक नहीं है वो रजिस्टर में कर सकते हैं. इस चार्ट को बनाइए छोटा छोटा, ये नहीं कि पूरे पेज पे इसको बना देना है, ये बहुत अभी चीजें मेरे को और लिखवानी है धीरे धीरे आपको, तो छोटा छोटा इसको बनाइए. जो चीज आपको नहीं समझ आती वो मेरे से पूछ लीजिए. बना लिया बच्चों? सर नो कर रहे हैं.
हाँ जी बच्चों, हो गया? यस सर। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। इन तीनों टॉपिक्स को हम आज नहीं करें, ये हम कल करें। आज जो हम करने जा रहे हैं वो हम देखते हैं क्या है। करना बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे आज। तो मुझको बताइए, फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है? कौन बताएगा मेरे को? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिक्स्ड कैपिटल? कोई बता सकता है फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है? सर जो ओनर्स इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ओनर्स नहीं बेटा, गलत है। ओनर्स गलत है। जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है लॉन्ग टर्म एसेट्स में, जो कि बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं। एक तो एग्जांपल दो, क्या होता है फिक्स्ड एसेट्स के? क्या क्या हमारे वो हो सकते हैं एग्जांपल? मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, चीनी लैंड फर्नीचर। बिल्डिंग। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने बोला। अब ये हमारा क्वेश्चन क्या है? अब मैं आपके सामने कुछ फैक्टर्स रखूंगा और आपको मुझे ये बताना है, बस आपका इतना सा काम है, बिना पढ़े आपको बस मुझे ये बताना है कि अगर ये फैक्टर है तो फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, बस ये। ठीक है, मैं आपके सामने एक एक फैक्टर रखता रहूंगा, आपको बिना देखे कहीं से नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ ये बताना है कि अगर सर ये फैक्टर है तो ये है, और अगर ये है तो ये, बस इतना सा काम। तो सबसे पहला इसका हेडिंग है फैक्टर्स इफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल। मेरे को एक बात बताइए, चॉइस ऑफ टेक्निक। तो एक बात बताइए, बिजनेस के दो तरीके की टेक्निक्स होती है बिजनेस को करने की, कौन सी कौन सी? लेबर Yes, इंटेंसिव sir, labor intensive, capital आप intensive. मुझे बताइए कि कौन से में फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा चाहिए? सर कैपिटल। ले- कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल में, कैपिटल। क्योंकि कैपिटल में मशीन्स वगैरह चाहिए हमें। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ बच्चे, मैंने लिखा लेबर इंटेंसिव, मैं नीचे का एरो बना रहा हूँ कम, और कैपिटल इंटेंसिव ज्यादा। ठीक है, सेकंड मेरे को एक बात बताइए, अगर बिजनेस का स्केल ऑफ ऑपरेशन फैक्टर्स है, स्केल ऑफ ऑपरेशन, तो ये भी दो तरीके का हो सकता है, लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल। तो मेरे को बताइए किस पे कितना चाहिए, ज्यादा किस में चाहिए? लार्ज में ज्यादा चाहिए, लार्ज स्केल पे स्मॉल ज्यादा में चाहिए कम। और स्मॉल स्केल में कम चाहिए। चल आगे चलते हैं। अब एक इसको समझते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है जिसके सेकंड फ्लोर पे मेरा इंस्टीट्यूट है। ठीक है, ये 3 फ्लोर है, सेकंड फ्लोर पे मेरा इंस्टीट्यूट है। मुझे एक फोटोस्टेट मशीन लगानी है जो कि 1.5 लाख की आती है, एक प्रोफेशनल फोटोस्टेट मशीन इतनी की आती है। और नीचे फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे एक कोई और इंस्टीट्यूट चलता है जिनका मेरे से कोई कंपटीशन नहीं है, उनको भी एक फोटोस्टेट मशीन ही लगानी है अपने बिजनेस में। अगर हम दोनों एक एक फोटोस्टेट मशीन खरीदेंगे तो 1.5 लाख मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 1.5 लाख इसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ऐसा नो? अगर मैं इनके पास गया, मैं इनके पास जाता हूँ और मैं इनसे बोलता हूँ कि सर आपको भी एक फोटोस्टेट मशीन अपने बिजनेस के लिए चाहिए, मुझको भी चाहिए, व्हाई डोंट वी डू वन थिंग, हम दोनों मिलके एक फोटोस्टेट मशीन लगा लेते हैं। वो तो आप अपनी प्रेमिसेस में रख लो कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए मैं अपनी प्रेमिसेस में रख लिया करूंगा, और जिसको भी फोटोस्टेट करना है वो इससे फोटोस्टेट निकालता रहा करेगा, प्रिंट आउट निकालता रहा करेगा, जो भी मंथली खर्चा हुआ करेगा वो भी हम बांट लिया करेंगे, और जो इसका 1.5 है इसको भी हम बांट लेंगे। 75 आपको इन्वेस्ट करने हैं, 75 मुझे इन्वेस्ट करने हैं, सब कुछ इक्वल कर लेंगे। तो एक बात बताइए, मेरी फिक्स, अगर हम इसको ऐसे कोलैबोरेशंस कर सकते हैं तो मेरी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी कि ज्यादा हो जाएगी? कम हो तो जाएगी। आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ आज के टाइम का। आपको पता ही होगा, अभी वो स्पीति वैली के लिए वो बना है, अंडरपास बना है ना अभी बड़ा सारा, रोहतांग से लेके स्पीति वैली पे वो गया है, और 2-3 दिन ही हुए हमारे मोदी साहब ने उसको इनॉग्रेट किया है। तो आपको पता हो वो भी किसी एक कंपनी ने थोड़ी ना बनाया है, 2 कंपनी, एक तो एफकॉन्स है और एक और कंपनी है जिन्होंने उसको मिलके बनाया। तो क्योंकि एक कंपनी के पास इतने फंड्स ही नहीं है कि वो सारे फंड्स लेके लगा ले, तो 2 कंपनी ने मिलके बनाया, तो खर्चा क्या हो गया, बढ़ गया। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर कोलैबोरेशंस अवेलेबल होती है बिजनेस में, अगर कोलैबोरेशंस आर अवेलेबल, तो हमारी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट बताइए कम हो जाती है, कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, एंड इफ नॉट अवेलेबल तो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ जाएगी। आगे चलते हैं। अच्छा एक बात बताइए, एक मैंने कार लेनी है, ठीक है, कार है वो 7 लाख की। 2 ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं सारी की सारी कैश पेमेंट पे लूं, डाउन पेमेंट पे लूं 7 लाख, या फिर मैं फाइनेंस करवा लूं, 1 लाख रुपए आज दे दूं और 6 लाख के मैं इंस्टॉलमेंट्स बनवा लूं। तो मुझे बताइए फिक्स्ड कैपिटल किस में ज्यादा चाहिए?
फाइनेंस सर जो इंस्टॉलमेंट्स में फाइनेंस अगर सर नहीं, लाइक हम इंस्टॉलमेंट लोग वाले में फिक्स उसमें कैपिटल पे ज्यादा करते चाहिए। कैश में पे करते हैं सर, अगर हम जिसमें लोग डाउन पेमेंट पे सारा Cash पे होता है पे। उसमें फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए ना, क्योंकि जिसमें इंस्टॉलमेंट्स बन गई उसमें तो फिर वो आगे आगे हर सालों में जाएगा। आज तो मेरे को एक साथ नहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना, ऐसा ना समझ आई ये बात कि नहीं। तो अगर मैं ये कहता हूं कि किसी चीज को फाइनेंस पे लिया जा सकता है, फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स अगर अवेलेबल है, तो हमारी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी कि नहीं? सर होगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी ना। तो देखिए दो ऑप्शंस, इफ फाइनेंस अवेलेबल तो फिक्स्ड कैपिटल कम हो जाएगी, इफ नॉट अवेलेबल तो ज्यादा रहेगी। चलिए आगे चलते हैं, ये समझते हैं बेटा। एक बात बताइए, मैं आपको ना दो बिजनेस के एग्जांपल देता हूं, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। मैं आपको दो बिजनेस के एग्जांपल देता हूं। एक हो गया, एक सेकंड आदित्य एक मिनट रुक जाओ। एक हो गया मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट और एक हो गया कॉल सेंटर। बच्चों अगर देखें तो दोनों का ही मेन एसेट कौन सा है? दोनों का ही मेन एसेट तो ह्यूमन रिसोर्स है। कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी ह्यूमन रिसोर्स है और कॉल सेंटर में भी। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ह्यूमन रिसोर्स को अलग रखो, ह्यूमन रिसोर्स को छोड़ दो। उसके अलावा मेरे को बताइए कोचिंग इंस्टीट्यूट का मेन एसेट क्या है? हमारे इंस्टीट्यूट का मेन एसेट्स क्या है? उनका सर लाइक मतलब इंस्टीट्यूट क्या का ऑफिस, लैंड, फर्नीचर फर्नीचर मेन तो फर्नीचर ही है ना, ठीक है। और मेरे को ऑफिस की बिल्डिंग, का मेन एसेट क्या है? ऑफिस की बिल्डिंग, कंप्यूटर्स वगैरह, यस और नो? Computers, कंप्यूटर्स, फोन, सिस्टम्स एक्सेट्रा। microphone। अब हाँ, अब मुझे बताइए कि इन दोनों में से अगर मैं इसका फर्नीचर मान लेता हूँ और इसका कंप्यूटर्स मान लेता हूँ, इन दोनों में से कौन सा एसेट ऐसा है जो जल्दी ऑब्सोलीट हो जाता है? बताइए। कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स। तो एक तरीके से बात करिए, कौन से बिजनेस को मतलब ऑन अ रेगुलर बेसिस कंप्यूटर्स को अपग्रेड करना पड़ेगा, उनको में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी एसेट्स में? कॉल सेंटर। कॉल सेंटर। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर आपका बिजनेस जो है वो उसके एसेट्स आर प्रोन टू ऑब्सोलेसेंस, तो आपको फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा चाहिए। और जैसे हमारा फर्नीचर है, कितने सालों से चले जा रहा है, हाँ थोड़ा बहुत टूटता है, हम ठीक करवा लेते हैं, थोड़ा बहुत कहीं से कुछ पेंट वेंट कम हुआ हमने करवा लिया, ज्यादा ये तो नहीं है ना कि हर साल मेजर अपग्रेडेशन करना है। बट कॉल सेंटर्स वगैरह जो है उनमें तो ऑलमोस्ट इतना चेंजेस है कि उनको तो मेजर अपग्रेडेशंस करने पड़ते हैं। तो एसेट्स आर प्रोन टू ऑब्सोलेसेंस, नॉट प्रोन। तो हमारे को किसमें चाहिए? जिसमें प्रोन है तो उसमें हाई फिक्स्ड कैपिटल और उसमें कम। समझ में आया बच्चों? ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? ओके। आदित्य क्या डाउट था आपका? सर फाइनेंस वाला एक बार फिर से समझा दो। फाइनेंस वाला सर बहुत ही इजी है। मान लीजिए मैं आपको एक बात करता हूँ कि मान लीजिए मेरे को एक घर खरीदना है, ठीक है। अभी बेटा आपसे लेता हूँ मैं भी आपको डाउट, एक घर खरीदना है, वो घर मेरे को कैश पेमेंट में मिल सकता है 10 लाख मतलब 20 लाख का है, और वो कह रहे हैं कि सिर्फ पूरा 20 लाख आज ही दो तभी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। एक तो ये ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है, मेरे को कहा गया कि आप 2 लाख की पेमेंट आज कर दो और 18 लाख की ईएमआईज बनवा दो। तो आप मेरे को बताइए फिक्स्ड कैपिटल आपको किसमें ज्यादा चाहिए होगी? सर लेकिन जो ईएमआई होंगे उसमें अमाउंट तो बढ़ जाएगा ना विद इंटरेस्ट। सर अमाउंट, लेकिन ये तो नहीं, एक वो तो जो हमारा इंटरेस्ट है वो तो हमारी वैसे भी वर्किंग कैपिटल बन जाएगा, वो तो हर साल आपका जाएगा है ना। आपको ये फिक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्टमेंट तो आज तो आपकी जेब से 2 लाख रुपए गए ना। ठीक है सर, ओके। ये हाँ जी है ना, बोलिए। सो जो लेवल ऑफ कोलैबोरेशन पॉइंट है उसमें हाँ। अगर कोलैबोरेशन अवेलेबल होगी तो कैपिटल कम होगी ना, कम हाँ तो कम ही नहीं। आई एम सॉरी, थैंक यू, ये थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी। ये देखो सब बेटा सोए पड़े हो क्या? जो इधर भी देख लो, जो मैं लिख रहा हूँ बोला मैंने सही था, वो मैंने एरो गलत ना। थैंक्स बेटा। अब ये समझ में आ गया टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। मेरे को बताइए अगर ग्रोथ के ऑप्शंस है, अगर किसी बिजनेस में ग्रोथ के ऑप्शंस है तो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि वो सब में पैसा चाहिए हमें। तो इफ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आर अवेलेबल, प्रोस्पेक्ट्स, एक मिनट बच्चे, तो हमारी फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा हो जाएगी। और नो ग्रोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल तो फिक्स्ड कैपिटल कम हो जाएगी। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा है? चलिए एंड लास्ट लिखते हैं ग्रोथ जैसे ही एक और पॉइंट, डाइवर्सिफिकेशन। मुझे बताइए अगर डाइवर्सिफिकेशन के ऑप्शंस है तो हमारी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी कि कम होगी? सर ज्यादा होगी। ज्यादा होगी।
तो मैं ना ये सेम ही है तो मैं इसलिए इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ, सेम ही है बिल्कुल, है ना। अब देखो बच्चों, अब हम आपको बताते हैं कि देखो पढ़ तो आप सब जगह से लेते हो, सब टीचर पढ़ा भी देते हैं, स्कूल में भी मैम पढ़ा देती है, दिक्कत आती है याद करने में कि सर याद नहीं होता, और चलो याद भी हो जाता है तो रिटेन नहीं होता। तो हेडिंग्स रिटेन करने का मैंने अपना ही एक तरीका बना रखा है, और टीचरों ने भी बना रखा होगा, लेकिन मैंने अपना तरीका बना रखा है जो थोड़ा सा मेरा नोटी भी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबका ना फर्स्ट लेटर अंडरलाइन करता हूँ, फर्स्ट अल्फाबेट, बिल्कुल भी हेडिंग्स को चेंज नहीं करेंगे। अच्छा हाँ, एक रह गया हमारा, एक रह गया। एक बात बताइए, नेचर ऑफ बिजनेस की बात बताइए। अगर बिजनेस दो तरीके के होते हैं, नेचर ऑफ बिजनेस की बात करते हैं, एक होता है हमारा ट्रेडिंग और एक होता है मैन्युफैक्चरिंग। तो मुझको बताइए किसमें फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा चाहिए। चाहिए, क्योंकि हमारे को उसमें मशीन वगैरह खरीदनी होगी, और ट्रेडिंग में तो मैं एक छोटे से ऑफिस से भी काम कर सकता हूँ, यस और नो, ठीक है ना। देखिए अब मैंने सबका फर्स्ट लेटर अंडरलाइन कर दिया है, और मैं स्लैंग लिख रहा हूँ, कोई हंसेगा नहीं, देखो प्लीज। ठीक है बच्चों, आपको दिख रहा होगा। तो चबी सनी लियोनी फुलफिल्स लड़कियों की गंदी एंड नॉटी डिमांड्स। अब देखिए, सी से क्या हो गया? चॉइस ऑफ टेक्निक। एस से क्या हो गया? स्केल ऑफ ऑपरेशंस। एल से क्या हो जाएगा? लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। एफ से फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल। जी टी से क्या हो गया? टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। जी से ग्रोथ। एन से क्या हो गया? नेचर ऑफ बिजनेस। एंड डी से क्या हो जाएगा? डाइवर्सिफिकेशन। तो ठीक है, अब मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जब हम इसको याद करते हैं ये हमें याद नहीं होता, लेकिन ये एकदम से याद हो जाएगा। तो इसको याद करेंगे और इससे हम इसको याद करेंगे। हाँ ठीक है, ये बन गया, ऐसे ही बड़े फनी फनी मैंने बना रखे हैं, तो हम इसको याद करेंगे और इससे हमारा ये भी याद हो जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। अब मैं आपको बोलता हूँ, अभी आप कोई नहीं लिखेगा, अभी आप सिर्फ इसकी हेडिंग्स को याद करने की कोशिश करेंगे। सी से चॉइस ऑफ टेक्निक, एस से स्केल ऑफ ऑपरेशंस, एल से लेवल ऑफ कोलैबोरेशंस, एफ से फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स, टी से टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, जी से ग्रोथ, एन से नेचर ऑफ बिजनेस और डी से डाइवर्सिफिकेशन। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, हेडिंग्स को याद करिए जल्दी से। आपने सर स्लैंग क्या लिखा है, एक बार फिर से रिपीट करना। या मेरे को शर्म आ रही है, लेकिन चलो मैं बोल देता हूं। चबी सनी लियोनी सर वो कौन है? लड़कियों की गंदी एंड नॉटी डिमांड्स। अभी नहीं लिखोगे, अभी मैं टाइम दूंगा, रुक जाओ, पहले हेडिंग से याद करो। सर वो ऐसे कौन है, हम नहीं जानते। हाँ बेटा बिल्कुल, मैं भी नहीं जानता, रैंडमली नाम लिया, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जानता है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जानता। आप तो शायद थोड़ा बहुत जानते भी हो, लेकिन मैं तो बिल्कुल नहीं जानता कौन है वैसे, मेरे को पता भी नहीं। चलो एनीवेज, आइए बच्चों जल्दी से देखते हैं। सी से क्या हो गया? चॉइस ऑफ टेक्निक। एस से सी से चॉइस ऑफ टेक्निक, एस से स्केल ऑफ ऑपरेशन, स्केल ऑफ ऑपरेशंस, एल से Level of collaboration. लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, एफ से Fulfill. फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल, टी से टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ठीक है, जी से ग्रोथ से ग्रोथ नेचर, एन से नेचर ऑफ बिजनेस, और डी से डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है बच्चे। अच्छा अब मैं इसको हटा रहा हूं यहाँ से, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से अपने नोट्स में लिखिए, एक बार, सिर्फ एक बार हेडिंग्स लिखिए, जो नहीं याद होती वो मुझसे पूछिएगा, बिना देखे बिना देखे। एक बार लिखनी है सिर्फ आपको, बिना देखे। आई वुड रिक्वेस्ट कि सब बच्चे अपने वीडियोस ऑन कर ले।
चलिए बच्चों एक बार जल्दी से देखते हैं, सी से क्या है? choice of technique, चॉइस ऑफ टेक्निक। एस से scale of स्केल ऑफ operation, ऑपरेशंस। एल से level of level of लेवल ऑफ collaboration, कोलैबोरेशन। एफ से financial financial ऑल्टरनेटिव्स alternative, अवेलेबल। टी से technological technology टेक्नोलॉजी upgrade, अपग्रेडेशन। जी से growth, ग्रोथ। growth, डी से nature of business, ना, अच्छा बस बस रट लिया है। डी से नेचर ऑफ बिजनेस, डी से डाइवर्सिफिकेशन, diversification, और एन से नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, चलिए आइए लिख लिया सबने एक बार। इस क्वेश्चन को आज सिर्फ हम एक ही क्वेश्चन करेंगे, यही। आज मैं डेलिबरेटली क्लास को थोड़ा छोटा रखूंगा क्योंकि अभी नए बच्चे थोड़ा उनको भी एक बार सेटअप होने में टाइम लगेगा। अच्छा बच्चों, जो नए बच्चे एक बार सुनिए, ये जो स्लैंग है इसमें जो अल्फाबेट्स कैपिटल में है, अगर आपने देखा हो, नोटिस किया हो, वो मैंने यूज किया है। जैसे सी से ये, एस से ये, और जो मतलब छोटे में है, शॉर्ट में है, वो बेसिकली सिर्फ एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमने बनाया है। ठीक है, ये इसी तरीके से हमने सारी पूरे बीएसटी में स्लैंग्स बना रखे। अभी हम इस क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद मैं क्रैश कोर्स वालों को 5 मिनट के लिए रोकूंगा, नॉर्मल वाले जो रेगुलर बच्चे हैं उनकी छुट्टी हो जाएगी। एक बात मैं भूल ना जाऊं उससे पहले मैं बता दूं, मंडे को रेगुलर स्टूडेंट्स का स्टाफिंग का ऑनलाइन टेस्ट है 25 नंबर का। वो उसको कल भी मैं आपको डिटेल बता दूंगा। उसकी 3 बार विंडो ओपन होगी, एक बार 1 बजे दिन में, एक बार शाम को 8 बजे और एक बार अगले दिन। तो आप सबको स्टाफिंग का मंडे और ट्यूसडे के अंदर अंदर टेस्ट देना है। कल भी मैं आपको पूरा डिटेल बता दूंगा, मैं भूल ना जाऊं इसलिए बता रहा हूं कि आप अपना स्टाफिंग रिवाइज कर लीजिए। ओके, आइए कम टू पेज नंबर। सर 1 मार्कर्स का टेस्ट है। हाँ जी सर 1 मार्कर्स का ही टेस्ट होगा? नहीं, मतलब हाँ एमसीक्यूज बेस्ड है। 1 मार्कर्स का 25 1 मार्कर्स क्वेश्चन है, लेकिन ये नहीं है कि सारे के सारे बड़े इजी ऑब्जेक्टिव टाइप ही है। कुछ में आपको हो सकता है कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह भी हो। ओके सर, वैसे है 25 1 मार्कर्स। ओके सर। मैंने आपको मिक्स्ड एंड मैच है ना, जैसे अब हमारे 3 चैप्टर थे, 3 चैप्टर हमने 1 मार्कर्स गूगल पे लिए थे, हमने 3 के हमने आपके रिटर्न टेस्ट लिए थे। अब ये अगेन एक गूगल पे लेके अगला फिर रिटर्न लेके, तो मिक्स एंड मैच करके लेके टेस्ट। हाँ जी, सर टाइमिंग क्या होगी? सर टाइमिंग बता दो, टाइमिंग बता दो। टाइमिंग बताया ना, एक टाइम तो कंफर्म है 1 बजे का दिन में, एक शाम को मैं 8 बजे के आसपास खोलूंगा मंडे को, एक ट्यूसडे को खोलूंगा 2 बजे। तो 3 विंडोज मैं आपको दूंगा, तीनों विंडोज में 40 मिनट्स का टेस्ट है। वो तीनों विंडोज में से किसी भी एक मैं आपको दे दूं। ओके सर। आइए, तो सबसे पहले फिक्स्ड कैपिटल की डेफिनेशन करते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन। इट रेफर्स टू द, आई रिक्वेस्ट विद फोल्डेड हैंड्स, जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है प्लीज इस चैप्टर के नोट्स प्रिंट आउट करवा लीजिए, फीस में से पैसे काट लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसके पक्का प्रिंट आउट पक्का ले लीजिए। फिक्स्ड कैपिटल रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट इन द लॉन्ग टर्म एसेट्स। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं फिक्स्ड एसेट्स के बारे में। दे आर दोज एसेट्स व्हिच रिमेन इन द बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर, यूजुअली फॉर मच लॉन्गर। Examples are plant, machinery, etc. Management of fixed capital involves around allocation of firm's capital to the different projects, etc. बच्चों उसके नीचे जो एक पैराग्राफ लिखा है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए, जो मैंने बॉक्स में लिखा है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए 1 मार्क के लिए। It must be financed through long-term sources of capital such as equity and preference, debentures, etc. Fixed capital should never be financed through short-term sources. इसको समझिए बच्चों। एक बात बताओ, मैं मान लो मुझे कोई एसेट खरीदना है जिसके बेनिफिट अगले 10 सालों तक मेरे को मिलेंगे। मान लो कोई घर है या कोई भी चीज है, मेरे को एक मान लो मैंने घर खरीदना है जो मेरे को लगता है मैं 20 साल तक अपने पास रखूंगा, उससे पहले तो मैं बेचूंगा। और मेरे को लोन लेना है उसके लिए 20 लाख का। अब मैं क्या मुझे 20 लाख का लोन एक ऐसे बंदे से ले लेना चाहिए जो मेरे को कह रहा है कि मेरे को अगले साल ही पूरा वापस करोगे, या मुझे इस 20 लाख को इसकी जो लाइफ है 20-25 ईयर्स की उसके ऊपर स्प्रेड कर देना चाहिए? बताइए। अगले साल जो वापस करेगा। मैं फिर से एक बार आपको एक और क्वेश्चन से समझाता हूँ। मैंने गाड़ी खरीदनी है, 10 लाख की गाड़ी है, और मुझे लगता है कि मिनिमम मतलब मिनिमम नहीं, मैं लेके चलता हूँ कि 8 इयर्स वो गाड़ी में रखूंगा, 8 इयर्स के बाद मैं उस कार को सेल करूंगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, 2 ऑप्शन है। मेरे को लोन जो लेना चाहिए उस कार के लिए, वो क्या मेरे को 1 ही साल में रीपे कर देना चाहिए, या मुझे उसको 8 इयर्स में रीपे करना चाहिए जब तक मुझे उस एसेट से बेनिफिट्स डिराइव होते रहे? सर 8 इयर्स 8 इयर्स या 5 इयर्स या 6 इयर्स, मतलब लॉन्ग टर्म रखना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि 1 ही साल में सारा रीपे कर दो। तो यही लाइन लिखी हुई है कि फिक्स्ड एसेट्स को कभी भी शॉर्ट टर्म सोर्सेज से फाइनेंस नहीं करना चाहिए। दे शुड ऑलवेज बी फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेज। 1 मार्कर क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों? अब आप देखोगे कि आपका उसके नीचे फ्लो चार्ट बना हुआ है, तो फ्लो चार्ट के लेफ्ट में आप ये सुनिए, लेफ्ट में, राइट में नहीं, लेफ्ट में। जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है वो इस फ्लो चार्ट को भी अपने रजिस्टर में बनाएंगे। आपको क्या करना है, लेफ्ट में आपको ये स्लैंग लिखना है,
ठीक है पहला। और राइट में क्या करना है, राइट में आपको क्या करना है, मैं आपको अभी 10 मिनट्स दूंगा, सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं, ये जो पॉइंट्स हमने लिखे हुए यहाँ पे अभी पढ़ने हैं, और सबके आगे ऐसे 2-2 लाइनें बनानी है जैसे मैंने बनाई। सबके आगे आपको 2-2 ऑप्शंस बनाने हैं, जैसे पहला है नेचर ऑफ बिजनेस, तो उसके आगे आपको 2 ऑप्शंस बनाने हैं राइट साइड में। अगर वो ट्रेडिंग बिजनेस है तो लेस फिक्स्ड कैपिटल, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो मोर फिक्स्ड। समझ में आ गया मेरे क्या मैं कह रहा हूँ? लेफ्ट साइड में स्लैंग लिखिए, राइट साइड में फ्लो चार्ट में ही लिखिए। आपको 2 पॉइंट्स, हर एक के 2 पॉइंट्स बनाने हैं आपको। जिनके पास नोट्स नहीं है वो रजिस्टर में फ्लो चार्ट बना लीजिए जल्दी से। 5 to 7 मिनट्स दे रहा हूं, उसके बाद हम आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे। 5 मिनट बस क्रैश कोर्स के बच्चों से बात करें। जिसको कोई भी पॉइंट नहीं समझ आता पढ़ने के बाद कि सर इसके 2 ऑप्शंस क्या होने चाहिए, तो मेरे से पूछिए। सर कौन से पेज पे है? सर पेज नंबर है आपका 9.13 9.13 कोई भी आपको नहीं समझ आता कि सर इसके क्या 2 बने ऑप्शंस, वो मुझसे पूछ लीजिए। थोड़ा सा फास्ट रखना। पहले स्लैंग लिख लीजिए। अच्छा एक और बात बच्चों, कोई सीक्वेंस में आपको नहीं याद करना, मतलब कि आपको कोई पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। जो क्वेश्चन सीक्वेंस में याद करना होगा उसका स्लैंग भी मैंने सीक्वेंस में ही बना रखा है। सर एक बार लेवल ऑफ कोलैबोरेशन के बता दीजिए। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन के लिखिए, इफ लेवल ऑफ कोलैबोरेशंस आर अवेलेबल, ऐसे लिख लीजिए। if collaboration options are available, if collaboration options are available, so less, and if collaboration options are not available, then more. सर नेचर का क्या होगा? नेचर के 2 है कैसे? ट्रेडिंग, if the nature of business is trading concern, तो less, and manufacturing concern, then more. और कोई? सर एक बार देखिए जो हमने अभी डिस्कस किया था, जो बोर्ड पे लिखा था वो ही नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो आपको पैराग्राफ फॉर्म को इस तरीके से याद करना है। हाँ जी हाँ जी दिव्यांशी पूछो। Nothing sir, दिव्यांशी? no sir. टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन क्या था? टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का लिखो, if the assets are prone to obsolescence, if assets are prone to obsolescence, then more, and not prone, then less. सर डाइवर्सिफिकेशन का बता दो। if diversification options prospects are available, ये तो हो गया टेक्नोलॉजी वाला। और डाइवर्सिफिकेशन और ग्रोथ का सेम है, if growth prospects, ठीक है? और डाइवर्सिफिकेशन में डाइवर्सिफिकेशन प्रोस्पेक्ट्स अवेलेबल है तो ज्यादा, और नहीं है तो कम। तो फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स,
financing alternatives. If finance is available, then come. If finance is not available, then ज़्यादा. आप अगर रीड करोगे तो यही लिखा हुआ वहाँ पे देखो. सर एक बार फाइनेंस ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेन कर दो. क्या समझा दूं या डिक्टेट वो बता दूं क्या लिखना है? एक्सप्लेन कर दो सर. फाइनेंसिंग का बेटा ये दो ऑप्शंस है. इफ फाइनेंस इज अवेलेबल तो कम और नॉट अवेलेबल तो ज्यादा. समझ तो आ गया ना आपको? सर एक्सप्लेनेशन. अच्छा एक्सप्लेन कर दो, ठीक है. मैंने बताया ना बच्चे आपको, जैसे मान लीजिए एक मशीन खरीदनी है, 1 करोड़ की मशीन है. अब मेरे को बस फाइनेंस नहीं मिल रहा मेरे को कहीं से, मुझे अगर खरीदनी है तो मुझे सारी की सारी डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी. एक तो ऑप्शन ये है, और दूसरा है कि आपको इस मशीन के लिए फाइनेंस मिल रहा है. फाइनेंस मतलब लोन मिल रहा है, जिसमें वो कह रहे 20 लाख अभी दे दो और 80 लाख आप धीरे धीरे देते रहना. तो आपको किस में ज्यादा चाहिए? फिक्स कैपिटल, जिसमें आपको सारी की सारी पेमेंट आज ही करनी है. तो यही क्वेश्चन है कि अगर फाइनेंस अवेलेबल नहीं होता तो हमें सारी पेमेंट आज ही करनी पड़ती है, तो इसलिए फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा चाहिए होती है. और जब हमारे पास फाइनेंस अवेलेबल हो जाता है तो हमारी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, क्योंकि वो पेमेंट्स हमारी बढ़ जाएगी. ओके सर. हो गया? डाइवर्सिफिकेशन में क्या क्या लिखना था? ग्रोथ प्रोस्पेक्ट. किसमें? डाइवर्सिफिकेशन. हाँ सेम डाइवर्सिफिकेशन प्रोस्पेक्ट मतलब अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल तो ज्यादा और नहीं है तो कम. हो गया? चलिए बच्चों अब एक मिनट यहाँ देखिएगा, मेरे को एक दो बातें करनी है आप लोगों से. पहली बात तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे क्रैश कोर्स वाले बच्चों से कि अच्छा चलो मैं आपको बाद में करता हूँ, पहले रेगुलर बच्चों को फ्री कर. तो बच्चों जो रेगुलर बच्चे हैं, अब हमारी नेक्स्ट क्लास इस चैप्टर की कल है 3:30 बजे. आपका सिर्फ आज का एक होमवर्क है, आपको ये हेडिंग्स 2 बार लिखनी है. आपको ये हेडिंग्स 2 बार लिखनी है, 2 टाइम्स हेडिंग्स, और एक बार आपको डिटेल में लिखना है सारा. एक बार डिटेल में लिखना है, 1 टाइम डिटेल में लिखना है. अच्छा बच्चों एक ना बोर्ड में भी आपको कह के क्या आना है कि आप डिटेल में जब पैराग्राफ फॉर्म में लिख लोगे, उसके बाद आपको जो आपने आगे लिखा है ना, ऐसा नहीं करना कि डिटेल में भी एक्सप्लेनेशन में भी सिर्फ एरोस बना दो. नो, आपको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है. देखिए पैराग्राफ फॉर्म में इन्हीं चीजों को पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है. उसके बाद आप लिख के आना उसको समराइज करके भी, जैसे हमने लिखा है 2 पॉइंट्स बना के कि ऐसा तो ये और ऐसा तो ये. मतलब आपको हर पॉइंट के एक्सप्लेनेशन में दोनों चीजें लिखनी है, पैराग्राफ फॉर्म में भी लिखना, शॉर्ट में भी लिखना है. ये बोर्ड की गाइडलाइन में आया था, इसकी आंसर की में आया. ठीक है. अच्छा जो बच्चों, हाँ तो आपको होमवर्क सिर्फ इतना है कि आपको ये एक क्वेश्चन लिखना है डिटेल में एक बार और 2 बार हेडिंग्स. मंडे को परसों आपका टेस्ट होएगा स्टाफिंग का, तो आप लोग प्लीज उसको प्रिपेयर कर दीजिए. कल मैं एक बार टाइम और कंफर्म कर दूंगा. एंड लास्टली जो बच्चे रेगुलर आ रहे हैं, मैंने आप लोगों को 3 असाइनमेंट्स के मार्क्स भेजने को बोला था जो आपने नहीं भेजे. अगर आपको मैं 1-2 दिन का टाइम और दे रहा हूँ, अगर कल परसों तक मेरे पास वो नहीं आते तो मैं आपके घर में 0 भिजवा दूंगा. तो डोंट फोर्स मी फॉर दैट, प्लीज उनके मार्क्स भेज दीजिए. ओके. अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो बच्चों मतलब अगर आपको और भी कोई फ्रेंड्स करना चाहते हैं आप उनको बोल सकते हैं कि हम वो कल भी ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, आज की क्लास का बैकअप उनको मिल जाएगा. अब जो बच्चे पुराने हैं वो जा सकते हैं, अगर उनको कुछ पूछना है तो रुक जाइए. क्रैश कोर्स के बच्चे 1 मिनट के लिए रुक जाइए. बाय सर. अच्छा बाय बेटा.